बच्चों कल हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का निर्माण या वह गणना। ठीक है ना, हमने सबसे पहले चालू किया था ग्लूकोज के अणु का अपघटन। इसको मैंने बोला 4 स्टेप्स में ये हो रहा है। पहला स्टेप था हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा स्टेप था हमारे पास ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन का। ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण का, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का। थर्ड स्टेप हमारे पास था क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल का। और फोर्थ स्टेप था हमारे पास ETS का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ओके, हमने ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस देख लिया। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमारे पास लास्ट में क्या बन के आया था ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद था हमारे पास पायरुविक अम्ल, जिसे हमने पायरुविक एसिड बोला, ओके। तो हम इस पायरुविक अम्ल को आगे ले जाते हैं। पायरुविक अम्ल कितने 3 कार्बन का परमाणु था। ठीक है ना, पायरुविक अम्ल 3 कार्बन का परमाणु था। यहाँ तक हमारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस पूरा हो जाता है। उसके बाद में अगर यह विधि, ठीक है ना, अगर इसका अनऑक्सीडेशन करा दिया जाए, जैसे कि हम करा के देख लेते हैं एक बार। अगर मान लो जैसे कि किण्वन फर्मेंटेशन का मेथड चलता है। फर्मेंटेशन का मेथड ये कहता है, कोई भी चीज़ है, आप उसको यदि अपघटित करते हो, किसी भी वस्तु को या किसी भी केमिकल को या किसी भी उत्पाद को अगर आप अपघटित करते हो, किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का क्या हो? अपघटन कराना। ओके, हम यहाँ करा रहे। पायरुविक अम्ल था हमारे पास पायरुविक एसिड था। पायरुविक एसिड 2 प्रकार से अपघटित हो सकता है। पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन दी एब्सेंस ऑफ O2, नेगेटिव किया है मैंने, ठीक है ना। O2 नेगेटिव 2 प्रकार के उत्पाद बना सकता है। एक बना सकता है C2H5OH, जिसे एल्कोहल बोला जाता है। प्लस में बना सकता है CO2 बना सकता है, ओके, H2O का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगर इसका ऑक्सीजन कम मात्रा में उपस्थित है, ऑक्सीजन यदि कम मात्रा में उपस्थित है, तो पायरुविक अम्ल किस में परिवर्तित हो जाता है? लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। साथ में कुछ मात्रा में NADPH2, ठीक है ना। लैक्टिक अम्ल किसी भी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द का क्या होता है? दर्द का कारण होता है। जॉइंट पेन का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड। जॉइंट पेन का कारण होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ऑक्सीजन की कम मात्रा पाई जा रही है,
तो अगर यदि ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की कम मात्रा में होता है, ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की कम मात्रा में होता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा और वही क्या होगा, जॉइंट पेन का कारण होगा। अगर दूसरा ऑक्सीजन बिल्कुल ही अनुपस्थित पाई जा रही है, 0% पाई जा रही है ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज के अणु से किसका निर्माण होगा, C2H5OH एल्कोहल का एथेनॉल का निर्माण होगा या एल्कोहल का निर्माण होगा, साथ में CO2 का निर्माण होगा। यह क्रिया कहलाती है आपका फर्मेंटेशन, जो कि कहाँ यूज़ में ली जाती है, जिसका उपयोग कहाँ पे है, इस विधि का उपयोग किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री में, बेकरी उत्पादों में, ओके, वाइन फैक्ट्री में और टैनिंग में, मतलब चमड़ा उद्योग में, ओके। ये कहलाता है आपका किण्वन फर्मेंटेशन, किण्वन फर्मेंटेशन, ओके। उसके बाद में हम चालू करते हैं सेकंड नंबर का प्रोसेस था हमारा ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। इसे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है, ओके। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, इस वर्ल्ड को तोड़ा जाए, ये कह रहा है ऑक्सीकारी ऑक्सीडेटिव वर्ल्ड, ये कहता है O2 की उपस्थिति में विकार्बोक्सीकरण CO2 का निष्कासन, O2 की उपस्थिति में CO2 का निष्कासन, रिलीज ऑफ CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ O2 CO2 का निष्कासन, ओके। ये कहलाता है आपका ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। हमारे पास अंतिम उत्पाद के रूप में बन के आया था ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक अम्ल बन के आया था। यदि पायरुविक अम्ल को ओके, चलो ठीक, पायरुविक अम्ल था जो पायरुविक अम्ल अब क्या किस में प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में प्रवेश करेगा कौन, पायरुविक अम्ल, ठीक है ना। जहाँ पर PA डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका निर्माण करेगा, एसिटाइल उपस्थिति में एसिटाइल को एंजाइम तथा CO2 का निर्माण करता है, ओके। इस क्रिया में कौन सा एंजाइम यूज में लिया हमने, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज लिया है, या फिर इसका नाम रख सकते हैं पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। जैसे कि रिएक्शन चलते हैं, यहाँ पे हमने लिया PYRUVIC पायरुविक एसिड, ओके। पायरुविक एसिड का अपघटन हुआ है, किस में हुआ है अपघटन, एसिटाइल ACETYL एसिटाइल को एंजाइम में, साथ में क्या बन के आया हमारे पास CO2, ओके। किसकी प्रेजेंस में कराया है हमने, PYRUVIC पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ओके, की प्रेजेंस में कराया है। इसमें हमने साथ ही साथ दिया है मैग्नीशियम प्लस आयन, ओके, साथ ही साथ हमने दिया मैग्नीशियम प्लस आयन, साथ में कुछ मात्रा में हमने इसमें क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, क्योंकि पायरुविक अम्ल से एसिटाइल को एंजाइम बन रहा है, कुछ
मात्रा में इसका अपघटन हो रहा है, NAD+H2 से NADH2 का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्रिया कहलाती है आपकी क्या, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन। किसकी प्रेजेंस में हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ। फर्मेंटेशन हो अगर किण्वन की प्रक्रिया होती तो ये क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाई जाती। किण्वन की प्रक्रिया अगर होती तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाई जाती। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसीलिए वर्ड दिया गया ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन दिया गया, क्योंकि CO2 का निष्कासन हो रहा है। CO2 का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है, इसीलिए हमने दिया है इसका नाम ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन। ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कहाँ गया दूसरा पन्ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के अणु को तोड़ने के लिए हमने 4 पदों का यूज में लिया, 4 पदों का प्रयोग किया था। पहला पद था ग्लाइकोलाइसिस का, सेकंड पद था ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अभी हमने इन दोनों की ही बात की। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या था, हमारे पास पायरुविक अम्ल था। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद के रूप में हमारे पास पायरुविक अम्ल था। ठीक है ना। अगर यही पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है, तो इससे क्या हो सकता है, एल्कोहल का निर्माण हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, एल्कोहल का निर्माण हो सकता है। अगर ऑक्सीजन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की कम मात्रा है, लेस ऑक्सीजन की क्या है, कम मात्रा उपस्थित है, तो क्या होगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। यही लैक्टिक अम्ल जोड़ों में या जॉइंट पेन का कारण होता है। ओके, ये हो जाता है बात। फिर करते हैं हम बात किसकी, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलेशन की, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 को हमको क्या करना है, रिलीज करना है। CO2 को हमको क्या करना है, रिलीज करना है। ओके, तो हमारे पास क्या बन के आया था, ग्लाइकोलाइसिस में अंतिम उत्तर पायरुविक अम्ल बन के आया था। ठीक है ना। पायरुविक अम्ल अब एंटर कहाँ हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संरचना देखी जाए तो इस प्रकार से कुछ देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। ये होती है इसकी बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, ये होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में अंतर्बलन इन्वेजिनेशंस या इनर फोल्डिंग पाई जाती है, जिस पर क्या होते हैं, क्रिस्टी लगा होता है। क्रिस्टी पर F1 पार्टिकल लगे होते हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपका DNA पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रियल DNA, mDNA इसे बोला जाता है, पाया जाता है। साथ में राइबोसोम और कुछ लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है। ये लिक्विड सब्सटेंस कहलाता है आपका मैट्रिक्स। ये लिक्विड सब्सटेंस आपका कहलाता है मैट्रिक्स भाग कहलाता है। तो इस भाग के अंदर, ये मैट्रिक्स भाग के अंदर क्या कर जाता है, आपका प्रवेश, पायरुविक अम्ल प्रवेश कर जाता है। ओके, जहाँ पायरुविक अम्ल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करता है और किसका निर्माण कर लेता है, एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण कर लेता है। एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना। साथ ही साथ किसको रिलीज करता है, CO2 को रिलीज करता है। तो रिएक्शन बन के आती है हमारे पास पायरुविक एसिड। ठीक है ना। इसको हमने अपघटित किया है पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। साथ में हमने मैग्नीशियम आयन हो दिया है, साथ में हमने उत्प्रेरक के रूप में, बायकैटलिस्ट के रूप में मैग्नीशियम आयन उपस्थित किया है। ठीक है ना। इसमें NADH2 का निर्माण हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2 का निर्माण हो गया। अब हमारे पास क्या बन के आया उत्पाद के रूप में, एसिटाइल कोएंजाइम A। ओके, हमारे पास ये 2 पद क्या हो जाते हैं, अब पूरे हो जाते हैं। 2 पद क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। यह एसिटाइल कोएंजाइम A है, यह एसिटाइल कोएंजाइम A अब किस पद में एंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। ओके, क्रेब्स साइकिल में एक पद क्या करेगा, एंटर करेगा। ओके, अब चालू करते हैं हम लोग क्या, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। इसका दूसरा नाम है
कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र या सिट्रिक एसिड या अम्ल चक्र। ओके, इन सब की अपन देख लेते हैं डेफिनेशन। ये तीन नाम दिए हुए क्यों हैं? तीन नाम देने के पीछे रीज़न है। पहला नाम है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र इसलिए दिया गया क्योंकि खोज की थी एक साइंटिस्ट थे हेंस क्रेब्स। खोज की गई थी एक साइंटिस्ट थे हेंस क्रेब्स, ठीक है ना। इसके नाम पे क्या दे दिया हमने? क्रेब्स चक्र इसका नाम दे दिया। दूसरा नाम ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें COOH इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। एक ग्रुप होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के तो तीन अणुओं का, या कह सकता हूँ 3 यौगिकों का निर्माण होता है। इसीलिए बोल दिया हमने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड नाम दिया है हमने सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोला गया क्योंकि मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, तो मध्यवर्ती उत्पाद होता है मीडिएटर। मध्यवर्ती उत्पाद होता है मीडिएटर के रूप में कौन प्रेजेंट होता है हमारे पास? सिट्रिक एसिड। ओके, तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। 3 नाम है। पहला नाम है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र इसलिए बोला गया क्योंकि खोज किसने की थी? हेंस क्रेब नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। सेकंड नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 अणुओं या 3 यौगिकों का क्या होता है? निर्माण होता है। 3 अणुओं या 3 यौगिकों का क्या होता है? निर्माण होता है। इसीलिए बोल दिया हमने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। थर्ड नाम दिया हमने सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है, जो कि रिएक्शन को या इस चक्र को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।